तो पहले समाचार में हमको रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में बात करनी है। थोड़ा सा कंटेक्स्ट आपको दे देता हूँ, तभी न्यूज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद में उन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो वॉर चल रहा है, इस वॉर को रुकवाने की अपनी तरफ से जो भी कोशिशें करी, सीज़ फायर की जो भी उनकी तरफ से प्रोसेस वगैरह ऑन थी, उसमें कुछ अड़ंगा यूक्रेन वालों ने भी लगाया, कुछ अड़ंगा रशिया वालों ने भी लगाया। तो इसके चलते जो सीज़ फायर की जो भी बातचीत चल रही थी, वो एक तरीके से डिरेल हो गई थी। इस बीच में यूक्रेन ने एक बड़ा, आप कह सकते हैं मिलिटरीली अगर आप बात करेंगे तो बड़ा इनोवेटिव किस्म का अटैक किया। उन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स जो थे उनको एक ट्रक में रखा, इनफैक्ट कई सारे ट्रक्स में रखा, और इन ट्रक्स के ड्राइवर्स को पता नहीं था कि जो ट्रक्स हैं उनके अंदर ड्रोन्स रखे गए। ड्रोन्स को भी इनफैक्ट अच्छे से लकड़ी के किसी कैस्केट में बंद करके रखा गया था। अब ये जो ड्राइवर्स थे जो जानते नहीं थे कि इन ट्रक्स में ड्रोन्स हैं, तो ये इन ट्रक्स को ड्राइव करके अंदर की तरफ ले गए, रशिया में काफ़ी डीप जो है टेरिटरीज में लेकर गए। और पहले से उनको पता होगा यूक्रेन वालों को कि जो ट्रक्स हैं ये किसी फलाने फलाने मिलिट्री स्टेशन के पास में जाके पार्क होंगे। तो वहां पर जैसे ही जाके आपके ड्राइवर्स ने इनको पार्क किया, तो यूक्रेनियंस ने जिस भी आपके बंद कैस्केट में ड्रोन्स को रखा था, तो रिमोटली वो जो आपके कवर्स थे उन कैस्केट्स के वो खोल दिए, एंड वहां से फिर इन्होंने ड्रोन उड़ाए। इन ड्रोन्स की मदद से रशिया के काफी सारे एयर बेसेस पर जो है इन्होंने हमला किया, एंड वहां पर जो रशियन बॉम्बर्स खड़े हुए थे, रशियन बॉम्बर्स के को जो है के ऊपर इन्होंने अटैक किया और काफी सारे बॉम्बर्स को इन्होंने तबाह कर दिया। उसके अलावा एक न्यूक्लियर, आपकी रशिया की एक न्यूक्लियर सबमरीन्स की फैसिलिटी थी, उसको भी इन्होंने बॉम्ब किया और काफी नुकसान जो है रशिया का कुल मिलाकर उस अटैक में इन्होंने कर दिया था। अब उसके बाद से इतना तो पता था कि रशिया वाले हमला तो करेंगे। पुतिन इतना अच्छा आदमी तो नहीं है कि इस चीज को ऐसे ही जाने दे, ऐसे ही छोड़ दे। तो ये तो पता था कि रशिया जो है अटैक करेगा, या रशिया जो है कुछ मेजर एस्केलेशन जो है करने वाला है। सीज फायर वीसफायर जो है वो बात की बात, अब वो मतलब एक विजुअल थिंकिंग वाली बात है। अब सीज फायर नहीं हो पाएगा, वॉर जो है एस्केलेट होगा। तो अल्टीमेटली जिस चीज़ की उम्मीद थी वही चीज़ हुई है। रशिया ने अब ये बोला है कि वो यूक्रेन का ईस्टर्न इंडस्ट्रियल रीजन है जिसका नाम है नीप्रोपेट्रोविस्क। अब यहाँ पे आप इसकी स्पेलिंग में डी देख रहे होंगे, मगर इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बाकायदा गूगल किया है, क्योंकि अपन हिंदुस्तानियों में से किसी से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नहीं, तो उसमें मुझे पता चला कि डी साइलेंट है। इसको नीप्रोपेट्रोविस्क के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। तो रशिया ने ये बोला है कि यूक्रेन का जो ये ईस्टर्न इंडस्ट्रियल रीजन है नीप्रोपेट्रोविस्क, इसमें ये लोग अब जो है अपना मिलिट्री को मूव करा रहे हैं, एंड यहाँ इस रीजन के ऊपर जो है वो अपना हमला करेंगे। अभी तक जितना 3 साल की जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अभी तक इस रीजन के ऊपर रशिया ने ना तो अपना कोई दावा किया था, ना इस रीजन के ऊपर कोई किसी तरीके का उन्होंने एक्शन लिया था। मगर अब फाइनली जब ये ड्रोन का अटैक किया गया यूक्रेन वालों की तरफ से, तो उसके जवाब में जो मिलिट्री ऑफेंसिव है 3 साल में पहली बार अब इस रीजन में जो अभी तक अनछुआ था इस पूरे कह सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से, उसमें भी जो है लॉन्च कर दिया गया। और इसी के साथ में अब बहुत तगड़ा टेरिटोरियल एस्केलेशन हो गया है। पीस टॉक्स जैसा कि मैंने आपको बताया पॉसिबल ही नहीं है, और इसी के साथ ये वॉर जो है आप कह सकते हैं और ज्यादा अब खिंचने वाला है, एंड और ज्यादा जो है अनफॉर्चुनेटली लोग इसका शिकार होंगे। Dnipropetrovsk is not among the 5 Ukrainian regions over which Russia has asserted a formal territorial claim। तो यूक्रेन के जो अलग अलग इलाके हैं उसमें से कुल मिला के उसके 5 ऐसे रीजन्स हैं जिसके ऊपर रशिया ने अपना टेरिटोरियल क्लेम किया है, या फिर उनके ऊपर अटैक किया है, उनके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको अपने इन्फ्लुएंस में ले रखा है। नीप्रोपेट्रोविस्क जो था वो इन 5 रीजन्स में शामिल नहीं था। मगर वही बात कि अल्टीमेटली अब आपने रशिया जैसी पावर को छिड़ा है तो कुछ ना कुछ रिटालिएशन तो होना था। तो अब वो भी इलाके जिनके ऊपर वो अभी तक क्लेम नहीं कर रहा था, उसके ऊपर भी जो है इन्होंने जो है अल्टीमेटली अपना मिलिट्री आप कह सकते हैं ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है। अब ये जो पूरा का पूरा रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया का ये यूक्रेन का एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है, एंड यहाँ पर अब अगर रशिया वाले एडवांस करके अंदर आते हैं और इस इलाके को कब्जे में लेते हैं तो इससे 2 चीजें होंगी। एक तो इस इलाके में जो इंडस्ट्री है उसकी मदद से यूक्रेन की इकोनॉमी भी चल रही है, और या फिर यूं बोलना चाहिए कि यूक्रेन की इकोनॉमी का जो बड़ा हिस्सा है यहाँ पर चलने वाली इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। दूसरा, ये इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा था कहीं ना कहीं वो इसकी मदद से यूक्रेन की मिलिट्री को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो अब अगर रशिया वाले इस रीजन में एडवांस करते हैं और ये सारा इंडस्ट्रियल रीजन अगर रशिया के कब्जे में आता है, तो इससे एक सीरियस नॉक ऑफ इफेक्ट जो है वो यूक्रेन की मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों के ऊपर पड़ेगा, जो अभी हाल फिलहाल स्ट्रगलिंग स्टेट में है। अब देखें, ये किसी से मतलब छुपा हुआ नहीं है, एकदम खुला हुआ एक अब सच है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन का यूं बोलना चाहिए कि वेस्टर्न यूरोप के जो मेजर देश हैं, अगर वो यूक्रेन को सपोर्ट ना कर रहे होते तो यूक्रेन अब तक की लड़ाई हार चुका होता। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो बहस हुई थी व्हाइट हाउस में, जो एकदम लाइव चली थी पूरी दुनिया में, उसमें उसने क्लियर कर दिया था कि अगर हमने आपको वेपन सप्लाई नहीं किए होते तो आप 2 हफ्ते ना टिक पाते, आप रशिया के खिलाफ 2 हफ्ते ना टिक पाते। तो जितनी आप लड़ाई कर रहे हैं, तो 3 साल से कंफ्लिक्ट खिंच रहा है, उसके पीछे की वजह जो है वो यूरोपियन सपोर्ट है, जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस का आपको सपोर्ट मिल रहा है, और प्लस सबसे मेजर आपका यूनाइटेड स्टेट्स जो आपको वेपन सप्लाई कर रहा है, उसके कारण जो आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा भी मगर ओवरऑल जो थोड़ा बहुत इनका अपना होम ग्रोन जो सपोर्ट था मिलिट्री के लिए, जिसकी मदद से अपना देश चला रहे थे, वो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है इस रीजन से आता था। अब अगर ये रीजन भी यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसको जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उनके पैर उखड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शायद 2 चीजें हो सकती हैं, या तो यहाँ से अब अगर इनके पैर उखड़े तो शायद उसके बाद यूक्रेन जो है कहीं ना कहीं सीज फायर की तरफ जाए, रशिया की शर्तों पर ही जाए मगर अल्टीमेटली जाए, या फिर वही बात होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोपियन नेशन इसको और ज्यादा आर्म करें और ज्यादा लड़ाई खींचे। जो भी है, जैसा कि मैंने इसके पहले भी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये वॉर कहीं से कहीं तक खत्म होने की स्थिति में नहीं दिख रहा, और चीजें भी और ज्यादा खराब होंगी, और
जो आपके बेगुनाह लोग होते हैं अल्टीमेटली वही इसकी जो है कीमत चुकाएंगे। हाल फिलहाल ये जो एक बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है नीप्रो पेट्रोविस्क, इसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अराउंड 3 मिलियन के आसपास थी। रशिया ने अपना ऑफेंसिव जब लॉन्च नहीं किया था उसके पहले पहले इसकी पॉपुलेशन लगभग 3 मिलियन के आसपास थी। अब ये डिक्लेरेशन होने के बाद में ये भी है कि बड़ी मात्रा में लोग यहाँ से भागेंगे, फिर रिफ्यूजी क्राइसिस वगैरह होगा, तो काफी चीजें होने वाली हैं। और रशिया और उस पूरे आपके ईस्टर्न यूरोप के इलाके में जहाँ पे पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज्यादा कम है, 3 मिलियन अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो छोटी बात है, 3 मिलियन कितना 30 लाख होता है, तो अपने जो टीयर 2 या टीयर 3 के कई सारे शहर हैं उसमें भी आपको इतनी पॉपुलेशन मिल जाएगी। बट इस इलाके में ईस्टर्न यूरोप में अगर आप बात करेंगे इतनी 3 मिलियन की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट होती है, तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा रीजन है। और अब इसके ऊपर जिस किसी का भी वो महान प्लान था रशिया के ऊपर ड्रोन मारने का, उसकी कीमत अब ये रीजन अल्टीमेटली चुकाने वाला है, कम से कम फिलहाल यहाँ से दिख रहा है। ये फोटोग्राफ देख लीजिए रीजन की, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये पूरा यूक्रेन का मैप है, ये यहाँ पे ये रशिया है, ये पूरा जो रीजन आपको दिख रहा है ये रशिया का है, ठीक है जी। और ये जो इलाके हैं जिन पे मैं नंबरिंग करता जा रहा हूँ 3, 4, 5, ये रीजन्स जो हैं इनके ऊपर रशिया ने अपना ऑफेंसिव लॉन्च करके अल्टीमेटली इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने कब्जे में ले रखा है। इस रीजन के ऊपर जो रेड कलर से आपको देखने को मिल रहा है यह है नीप्रोपेट्रोविस्क, इसके ऊपर अब तक रशिया वालों ने हाथ नहीं रखा था और ना वो उसको क्लेम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर यही था कि वो मानकर चल रहे थे। इनफैक्ट पुतिन जो है अभी तक बहुत आप कह सकते हैं कि रीजनेबल तरीके से वॉर लड़ रहा है। ये जो पूरे रीजन हैं जिसके ऊपर वो क्लेम कर रहा था, इसके अलावा उसकी कोशिश ये थी कि ये वाला रीजन भी जो है यूक्रेन का ले लिया जाए। इसके बाद होगा ये कि अल्टीमेटली यूक्रेन हो जाएगा पूरी तरीके से लैंड लॉक और रशिया को एक कम से कम सिक्योरिटी का एक एश्योरेंस मिल जाएगा कि नेटो वाले ना तो अब वाटर के रास्ते रशिया पर अटैक कर सकते हैं और यूक्रेन से भी अगर आने की कोशिश करेंगे तो काफी बफर टेरिटरी जो है आपके पास में है, डायरेक्ट आप रशिया तक नहीं पहुंच सकते, पहले आपको यूक्रेन की जमीन पर ही जो है रशियन फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा। तो अभी तक जो है ये वाली स्थिति थी कि 1, 2, 3, 4, 5 इन रीजन के ऊपर कब्जा रशिया ने कर रखा है और इस रीजन के ऊपर जो है वो कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरीके से यूक्रेन को लैंडलॉक कर दिया जाए। मगर अब जिस तरीके से पेट्रोविस्क की तरफ में इन्होंने जो है ऑफेंसिव लॉन्च किया, कल को हो सकता है ये वाले रीजन इन रीजन पे भी जो हमला हमला करके रशिया इनको एनेक्स कर ले। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, कुल मिला के अब शेर के मुंह में खून लगने वाली बात है, चीजें यहाँ से कहाँ जाएंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। पॉइंट ये है अपने को ध्यान रखना है कि नी प्रो पेट्रोविस्क जो है ये अल्टीमेटली यूक्रेन की इंटीरियर टेरिटरी है, रशिया के साथ में ये कॉन्टैक्ट में नहीं आता। ये पूरी तरीके से अगर आप रशिया यूक्रेन के दूसरे रीजन की बात करें तो उनके बीच में लैंड लॉक्ड है, रशिया के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। चले अब ये जो 5 रीजन हैं जिनके ऊपर रशिया ने अपना फॉर्मल टेरिटोरियल क्लेम कर रखा है या जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ, इनके भी नाम हम देख लेते हैं और इनके रीजन भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्रीमिया, तो ये तो खैर 2014-15 के आसपास में हत्या लिया था। फिर दूसरा है डोनेट्स्क, तीसरा है लुहांस्क, चौथा है खेर्सन एंड पांचवा है ज़ेपोरिज़िया या फिर जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। तो ये 5 रीजन जो हैं इनके ऊपर अभी कब्जा इन्होंने ये रशिया ने कर रखा था। देखिए क्रीमिया थोड़ा ज्यादा रेड कलर में क्योंकि इसको पहले से कब्जे में ले रखा था। उसके बाद में खेरसन, ज़ेपोरिज़िया, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, इतने इलाके जो है कब्जा कर रखे थे और अब ये नी पेट्रोविस्क या जो भी इसका नाम है इस रीजन के ऊपर जो है यहाँ से अब ऑफेंसिव लॉन्च रशिया वाले करने वाले हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कौन कौन से रीजन हैं। क्रीमिया जो है वो एकदम ब्लैक सी में लगता है, खेरसन और ये इसके अलावा जितना ही रीजन हैं ये सारे के सारे रशिया के साथ में बॉर्डरिंग रीजन हैं जिसके ऊपर अभी फिलहाल रशिया का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कब्जा है। और अब ये जो है इंटीरियर रीजन वगैरह हैं जिसके ऊपर ये लोग अपना ऑफेंसिव वगैरह यहाँ से लॉन्च करने के मूड में दिख रहे हैं। तो ये हो गया अपना समाचार। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम की यही चीज़ है मैप के हिसाब से कि क्रीमिया जो है उसका वो किन रीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, ये रीजन जो है अल्टीमेटली किस क्षेत्र में पड़ते हैं, या फिर अब ये जो अपना नया रीजन जिसके बारे में इन्होंने बोल दिया है नी प्रो पेट्रोवोस्क, ये कहाँ पर है। तो फिलहाल अपने को याद रखना है कि ईस्टर्न यूरोप में है, यूक्रेन का पार्ट है। इतने कुछ पॉइंट्स यहाँ से आपके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए बनकर तैयार होते हैं, तो ये अपने को याद रखने हैं। बाकी ये न्यूज़ तो अभी और ज़्यादा आगे बढ़नी है, ये शायद ना पहला रीजन है ना आखिरी रीजन है जिसके ऊपर रशिया अपना ऑफेंसिव लॉन्च करेगा। तो देखते हैं कहाँ पर जाकर ये चीज़ रुकती है। अंग्रेजी में कहते हैं वेयर द बक स्टॉप्स, तो देखा जाएगा। मगर अल्टीमेटली अभी अपने लिए फिलहाल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन और उसके बाद में ये रीजन मैटर करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।